हेलो, नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एनसीईआरटी का क्लास 6 का पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लास 6 के बाद अब हम लोग क्लास 7 पे आ गया है। क्लास 7 के एनसीईआरटी पॉलिटी पे आप लोग थंबनेल से परिचित है कि क्या पढ़ाने वाले हैं। एक बार ये थंबनेल को देखिए कि यहाँ पे क्या लिखा होता है। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2। क्लास 6 में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन क्या था? 1 था। मतलब कि कैसे हम अपने सामाजिक और राजनीतिक पॉलिटिकल लाइफ को कैसे जिए, वो पार्ट 1 था। पार्ट 2 क्लास 7 के बुक में है। कोई दिक्कत नहीं। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए हैं। सबसे पहले पढ़ाई स्टार्ट करेंगे उससे पहले आपसे एक बात, बहुत आदमी का एक सवाल था कि सर क्या राइटिंग को अपने कैसे सुधारें। ऐसे तो हमको ये बोलते हुए बहुत ही अति हो रहा है कि राइटिंग सुधारने के लिए आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि खुद का ही मेरा बोर्ड पे लिखते लिखते राइटिंग थोड़ा क्या हो गया, ये हो गया। लेकिन 4 टिप्स आज आप लोग को हम बताएंगे जो कि आपको राइटिंग को सुधारने में बहुत अच्छा है, जो आपको एकदम राइटिंग, आप जब मेंस का आंसर राइटिंग कीजिएगा तो राइटिंग भी आपका नंबर क्या करता है, मायने रखता है। जैसे कि हम गोरा है, आप काले हैं, तो गोरे आदमी को देखकर कैसे कोई प्रभावित हो जाता, वो भी अगर क्या हो, फीमेल हो तो और ज्यादा प्रभावित होता। तो कहीं ना कहीं राइटिंग भी कुछ ना कुछ आदमी को एग्जाम में प्रभावित, वो बोर्ड हो, प्रीलिम्स हो, मेंस, प्रीलिम्स में तो सॉरी राइटिंग का कोई बात ही नहीं, मेंस हो, इस समय मेंस में थोड़ा राइटिंग क्या रखता है, मायने रखता है। आप 10th 12th में भी देखे होइएगा, आप ज्यादा जानकार है, लेकिन राइटिंग के कारण आपसे अगर किसी दोस्त का राइटिंग अच्छा है, वो क्या कर लिया होगा, ज्यादा नंबर ला लिया होगा। चलिए बातों के स्टार्ट करते उससे पहले 4 टिप्स बताते हैं। 4S लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? 4S। 4S क्या है भाई? यानी कि 4 गो S से हम लोग समस्या का समाधान कर लेंगे। 1S, 2S, 3S, 4S। अगर ये 4 चीज पे ध्यान दे दिए तो राइटिंग आपका क्या हो जाएगा, सुधर जाएगा। मात्र 4S पे ध्यान देना है, राइटिंग आपका सुधर जाएगा। पहला S क्या कहता है, पहला S क्या कहता है, पहले ये समझना है। आप जब भी राइटिंग करते हैं, जब आप राइटिंग लिखने जाते हो तो आप क्या कीजिए, साइज को ध्यान में रखिए। आप जब भी राइटिंग लिखते हैं, जैसे कि हम ही राइटिंग लिख रहे हैं, और एगो क्या कर लिए, साइज बड़ा एगो छोटा, साइज को ध्यान में रख के कौन सा साइज। अब जैसे कि ऐसे हम लिखे ए बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ। मतलब कि देखिए कितना खराब लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आप ही लोग सोच के देखिए। तो साइज का ध्यान रखिएगा। वही एबीसीडी को ऐसे लिखते हैं, ए बी सी डी ई। देखिए कितना अच्छा बैठा कि नहीं बैठा राइटिंग। तो कहीं ना कहीं स्पेस का, साइज का ध्यान रखिएगा। दूसर का होता है, दूसर का एस से स्पेस, स्पेस को ध्यान में रखेंगे। क्या चीज को? जैसे कि ए के बाद जितना डिस्टेंस ए में दिए है, जितना इसमें दिया है, जितना इसमें जितना ए में, अगर आप ऐसे लिखते हैं, जैसे कि आपको हम समझा रहे हैं, देखिए जैसे कि हम ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा, मान के चलिए कि ए हम यहां लिखे और स्पेस बी यहां लिख दिए, फिर सी यहां लिख दिए, फिर डी यहां लिख दिए। अच्छा लग रहा है? बिल्कुल नहीं रख रहा है। दूसरा का क्या ध्यान रखना है, स्पेस को। तीसरा का नंबर पे साइज हो गया, स्पेस हो गया। अब तीसरा का क्या रखेंगे, आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताइए। थोड़ा सा तब तक हम पानी पी लेते हैं। कमेंट करके बताइए कि तीसरा का नंबर पे क्या रखेंगे। नहीं बता पाए, आइए बताते हैं। हमको इस क्या, समय भी बहुत मायने रखता है। अगर आप समय पे क्या करते हैं, नहीं लिख पाते हैं मेंस में, बहुत सारे बच्चा मेंस में ऐसे क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, जो कि उसको सारा चीज नॉलेज है, सारा चीज पता है, लेकिन उसके पास समय नहीं होने के कारण क्या करता है, वो उस चीज को लिख
नहीं पाता, बहुत सारे ऐसे भी है। इसलिए इसको क्या करना है, ध्यान रखना है कि समय को भी क्या रखना है, ध्यान में रखना है। चौथा है साइज हो गया, स्पेस हो गया, समय हो गया, और तीसरा नंबर पर जो बात है वो थीम का। जैसे कि आप जानते हैं, आप ध्यान रखिएगा, आपको हम कैसे समझाते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि आप जैसे किसी चीज को ट्रायंगल करते हैं, ए को ऐसे उठा रहे हैं, बी को ऐसे उठा रहे हैं। अब इसमें जो क्या करना है, आपको तालमेल, जैसे कि आप मोबाइल में फॉन्ट देखते हैं, ए ई लिख लिए और बी ऐसे लिख लिए, सी बड़ा लिख लिए, डी, फॉन्ट को ध्यान रखना है। क्या चीज को, फॉन्ट को। और क्या हो जाएगा, जब फॉन्ट का यानी कि जब अक्षर का, समय का, सारा चीज का जब ध्यान रखिएगा तो आपका राइटिंग अपने आप बैठने लगेगा। ये 4 टिप्स आपको बताया है, एक करके देखिए, राइटिंग आपका गर्दा उठेगा। पहला साइज को ध्यान रखना है, दूसरा का समय को ध्यान रखना है, और तीसरा का स्पेस मेंटेन करना है, और चौथा यानी कि जो उसका फॉन्ट होता है उसको अनुसार से लिखते जाना है। आशा करते हैं कि आप राइटिंग के बारे में बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आइए अब आज के चैप्टर पे हम लोग आते हैं कि आखिर आज का चैप्टर है क्या। आज का चैप्टर है, आज हम लोग इकाई 2 में प्रवेश करने वाले हैं। कौन सी इकाई में, तो इकाई 2 में। इकाई 2 में हम लोग राइटिंग के बारे में समझ गए। अब इकाई 2 में आज हम लोग पॉलिटिकल सोशल लाइफ का क्लास 7 का बुक स्टार्ट करने वाले हैं। आइए उसके लिए क्या करें, हम लोग अपने आप आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम को और आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा चैप्टर क्या है, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। जैसे कि पहले आप इसको एक बार देखिए, इस सब चीज को देखिए और एनालाइज कीजिए, आप अपने मस्तिष्क में विचार लाइए कि क्या क्या आपके मस्तिष्क में इसके लिए विचार आ रहा है। पहले इस चीज सबको देखिए, तो देखिए आप उससे सोचने का कोशिश कीजिए। मेन होता है यूपीएससी में सोचना। आप उतना ज्यादा जाकर लिख के नहीं आ सकते हैं, आप इतना ज्यादा याद करके यूपीएससी में लिख के नहीं आ सकते। आपको सोचने का शक्ति डेवलप करना होगा, तभी जाके लिखेगा। इस फोटो को देखकर आप 2-2 लाइन सब चीज के बारे में सोचिए। देखिए आपको ये फोटो में क्या दिख रहा है, हॉस्पिटल का ही क्या दिख रहा है, बेड दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है, चेयर पे डॉक्टर क्या कर रहा है, ट्रीटमेंट कर रहा है। आप ये सब जो खाते हैं, ये जो पानी है, यही सब के द्वारा क्या होता है, आपके स्वास्थ्य पर इस सब का कैसे प्रभाव पड़ता है, खान पान, वातावरण, रहन सहन, इस सब का आपके कैसा प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में क्या करता है, बताता है। स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। लोकतंत्र में लोगों की यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने एवं गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। मतलब कि लोकतंत्र जो है, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में क्या होता है, जनता को ये विश्वास रहता है कि सरकार उसके लिए क्या करे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उसके बाद क्या हो, स्कूली शिक्षा हो गया और प्राथमिक स्वास्थ्य हो गया, इस सब का क्या करे सरकार, सड़क, इस सब का उसका क्या रखे, जिम्मेवारी रखे। इसके लिए सरकार के ऊपर कौन रहता है, डिपेंड रहता है, कौन, जनता। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बिजली इत्यादि के लिए भी क्या रहता है, दूसरे पर डिपेंड रहता है। इस अध्याय में हम स्वास्थ्य के अर्थ और उससे संबंधित समस्याओं को जांचेंगे। इस अध्याय में हम क्या जांचेंगे कि स्वास्थ्य क्या होता है, उससे संबंधित जानकारी के बारे में क्या करेंगे, इस अध्याय में हम लोग समझेंगे। इस अध्याय के उपशीर्षकों को देखिए, आपके विचार में यह विषय सरकार के काम से किस प्रकार जुड़ा हुआ।
किस प्रकार जुड़ा हुआ है? पानी सरकार को फंडामेंटल राइट है, सरकार देगा, क्या कि पानी बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। मेडिकल शॉप है, ये क्या है? पॉल्यूशन, इससे भी बीमारी होता है। मतलब ये सब सरकार के कार्य कैसे इससे जुड़ा हुआ है, ये पूछने का कोशिश कर रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग समझने का कोशिश करें। देखिए स्वास्थ्य क्या है, सबसे पहले बात आपके मस्तिष्क में आए कि आखिर भाई स्वास्थ्य होता क्या है। तो स्वास्थ्य क्या होता है? जब हम अपने शरीर से क्या है, किसी कार्य को, किसी अवरोधक, जैसे कि कोरोना आया तो क्या बोला जाता था कि आपके अंदर क्या होना चाहिए, कोरोना को लड़ाने के लिए क्या होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए। उसके लिए अच्छा पोषण तत्व, खाना, जल, पानी मिले, तभी हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। देखिए आपको पता होगा इस एनसीईआरटी में आपको क्या समझाएगा, वो आपको हम पहले एक छोटा सा संक्षेप में समझाते हैं। आपको सोच के देखिए कि बहुत सारे क्या है, गांव में डॉक्टर के लिए प्राथमिक डॉक्टरी यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य भी नहीं है। वहां से लोग जब कहा जाता है इलाज करवाने के लिए जाता है, तो उसको इलाज करवाने जाते जाते उसका डेथ हो जाता है। आगे बढ़ते हैं तो सरकार, जैसे कि आपको एक क्लास 6 में हम पढ़ाए होंगे, याद करिएगा कि कैसे दूसरे के लिए, कैसे क्या था, अफ्रीकन के लिए या कोई ऐसा चैप्टर था जिसमें भेदभाव होता था। एक के लिए गाड़ी से क्या किया जाता था, उसको अच्छा गाड़ी में सारा सुविधा होता था स्वास्थ्य के, एम्बुलेंस में। एक के लिए कुछ नहीं सुविधा होता था, उसके लिए हॉस्पिटल भी अच्छा नहीं होता था। आप इससे क्या समझते हैं? इससे भी इंफेक्शन फैलता है, जल से इंफेक्शन फैलता है। ये सब क्या होना चाहिए? साफ सफाई होना चाहिए। ये ट्रीटमेंट कर रहा है डॉक्टर, नर्स है, ये कुछ लोग हैं। अब ये देखिए ये क्या है? एम्बुलेंस है। क्या है? एम्बुलेंस है। आपको पता है गांव आपके जो भारत में है 60% डॉक्टर जो है ना मेल गायनिकोलॉजिस्ट है, जिसके कारण से पुरुषवादी मानवता, पुरुषवादी जिसका क्या होगा, सोच होगा, वो क्या नहीं कर पाते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने औरत का इलाज नहीं करवा पाते हैं। और गायनिकोलॉजिस्ट 60% क्या है? औरत ही है। आगे बढ़ते हैं तो आपको और बता दें, हमारे भारत में डॉक्टर की पढ़ाई के लिए, मेरे घर में एक बच्चा बोला कि हमको डॉक्टर का तैयारी करना है। हम बोले कि अच्छा कोई बात नहीं, कीजिए। जब उसका फी हमने पता किया तो हमको पता चला कि 1 करोड़ रुपया उसका फी है। बहुत सारे आप जो हॉस्पिटल में देखते हैं कि क्या हो जाता है, पेशेंट को जिंदा मर गया है फिर भी उसको रखता है। अब बताइए जो आदमी 1 करोड़ दे के गया है उस डिपार्टमेंट में, उसका भी तो कुछ कर्तव्य बनता है कि वो अपना पैसा 2 साल में उससे क्या कर ले, रिटर्न ले ले, क्योंकि समाज उसको डॉक्टर बनने में कोई मदद नहीं किया है। अगर इसी तरह रहा तो सरकार को इसके लिए क्या करना चाहिए, कदम उठाना चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। आइए इसको पढ़ते हैं। स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना। स्वास्थ्य को हम जो है ना अनेक प्रकार से सोच सकते हैं, स्वास्थ्य को एक प्रकार से सोच नहीं सकते हैं। स्वास्थ्य का रियल मतलब होता है कि क्या हो, बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना, यानी कि बीमारी हो, चोट उठ हो तो उससे मुक्त रहिएगा तो आप स्वास्थ्य माने रहिएगा। लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। आपने उपयुक्त कोलाज में एक केवल कुछ स्थितियों को ही स्वास्थ्य से जोड़कर देखा होगा। प्रायः हम ध्यान नहीं देते हैं कि उपयुक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है। बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है। उदाहरण के लिए यदि लोग को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण न मिले, वो सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। मतलब कि आपको ये समझा रहा है एनसीईआरटी, समझिए क्या, कि मान के चलिए कि जिसको स्वस्थ वातावरण मिल जाए, यानी कि वायु में कोई पोल्यूशन न हो, और क्या हो, पीने के लिए स्वच्छ पानी, पानी भी क्या हो, स्वच्छ हो, क्या हो, स्वच्छ हो, तो उसको क्या माना जाएगा, उसको कहीं ना कहीं माना जाएगा कि क्या है, वो स्वस्थ है, उसको ज्यादा जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा। लेकिन आप बहुत आदमी कहते हैं कि हम ऑर्गेनिक खेती कर लेंगे, ऑर्गेनिक खेती कर लेंगे। आप MS धोनी का एक वीडियो देखे होंगे जिसमें वो क्या कर रहा है, ऑर्गेनिक खेती कर रहा है, उससे वो क्या कर रहा है, अपना गुजर बसर, मतलब कि सब्जी वगैरह वहीं से खाते हैं कि ज्यादा दिन जिए। लेकिन आप हमको एक चीज सोच के बताइए कि ऑर्गेनिक खेती तो आप कर लीजिएगा, लेकिन आप ऑर्गेनिक पानी कहां से लाइएगा? पानी तो वही है जो कि पॉल्यूटेड है, हवा तो वही है जो पॉल्यूटेड है। इसलिए ऑर्गेनिक खेती करने का भी कोई लक्ष्य नहीं बनता है। आगे बढ़ते हैं।
आइए, दूसरी ओर यदि लोगों को भरपेट भोजन न मिले अथवा उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक है। अगर लोगों का क्या हो, पर्याप्त भोजन न मिले, उनको घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो भी क्या है, स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें चुस्ती से और ऊंचे मनोबल के साथ करें। जो भी काम करें, जैसे कि आप भी पढ़ते हुए आपके खाना का आपके शरीर पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप आईएएस का तैयारी करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका खाना का रूटीन क्या है? 2 बजे 3 बजे खाना खा रहा है, आपको पता चलेगा कि आपका शरीर अभी तो क्या है, यंग है तो स्वस्थ जा रहा है, आने वाला समय में क्या करेगा, आपका ऑर्गन डेवलप होने वाला अभी समय है। इसलिए अभी खाना जितना हो सके, माने कि जो सुटेबल हो उतना खाइए। कोई बाबा हुआ के चक्कर में नहीं पड़िए कि एक टाइम हम खाते हैं आप भी एक टाइम खाइए। उनका एक समय था, आप अभी आपका ऑर्गन डेवलप हो रहा है, इसलिए अभी आपको क्या चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए, हर एक प्रकार का, हर एक सब्जी था, नाना प्रकार के भोजन आपको अभी खाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं खाना पीना आप स्वस्थ बढ़िया खाते हैं तो आपको बीमार नहीं पड़िएगा। आइए, आपको सुस्त और आक्रमण्य रहना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे सहमे रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है। हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। हम लोग को, हम देखिए, आपको पता है, अगर हम सोचे कि YouTube पे हम वीडियो बना रहे हैं, बहुत व्यू नहीं जा रहा, हम तनाव ले तो हमको क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए आप क्या कीजिए, हम सोचते हैं कि जो ही 5 लोग देख रहा है, आईएएस का तैयारी करने वाला, हमको 5 आदमी कमेंट किया कि भैया हमको अगर उसमें से एक भी अगर आईएएस बन जाता है तो मेरा वीडियो बनाना सफल हो गया, वीडियो बनाना सफल हो गया। इसलिए आप लोग अच्छी चीजों को बार बार हम कहते हैं कि प्रमोट कीजिए। आप लोग गलत चीज को तो प्रमोट कर देते हैं लेकिन अच्छी चीजों को प्रमोट नहीं करते। यही आप लोग को आईएएस बनने में भी बाधा बन सकती है, क्योंकि आईएएस का जब इंटरव्यू देने जाइएगा तो आपको वहां पे क्या होगा, आपका कहीं ना कहीं व्यक्तित्व का परीक्षा होता है। तो आप में अभी समाज सेवा नहीं है तो उस समय कहां से आप सोचिएगा कि रट के चले जाओ इंटरव्यू दे दे, ऐसा कभी होता नहीं है। चलिए, हमारे जीवन के ये सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से हैं। मतलब कि ये सब जो पहलू है, खाना पीना, वातावरण, ये सब क्या है, हमारे स्वास्थ्य के हिस्से। आइए समझते हैं, क्या आप इन सभी चित्रों या इनमें से कुछ को स्वास्थ्य से संबंधित समझते हैं? यदि हाँ तो किस प्रकार? समूह में चर्चा करें। बहुत प्रकार से इन सब तो स्वास्थ्य से संबंधित है, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर दिए गए कोलाज में 2 स्थितियां छाटिए जो बीमारी से संबंधित नहीं है, वे कैसे स्वास्थ्य से संबंधित हो सकती है? इस पर बी वाक्य लिखिए। और जल आप बीमारी से संबंधित नहीं है, खाना बीमारी से संबंधित नहीं है, लेकिन ये भी आपको अगर ज्यादा गौर से सबको अगर जल कहिएगा तो बीमारी से नहीं मिलाएगा, लेकिन हॉस्पिटल कहिएगा तो बीमारी उसको मन में आ जाएगा। इसी को आपको समझना है। क्या करना है? समझना है कि ये भी कहीं ना कहीं आपके बीमारी से ही संबंधित है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्या आप इन स्तंभों को कोई शीर्षक दे सकते हैं? ये जो आपका स्तंभ है उसको कोई शीर्षक दे सकते हैं? भारत में स्वास्थ्य सेवा। आइए भारत में स्वास्थ्य सेवाएं के कुछ पहलुओं को परीक्षण करें। यहाँ दी गई तालिका के प्रथम तथा द्वितीय स्तंभों में दिखाई गई स्थितियों की तुलना कीजिए। ये दोनों को स्थितियां आपको कुछ एनसीईआरटी क्या दे रहा है? कंटेंट दे रहा है। आप इसको पढ़िए और स्थितियों की तुलना कीजिए कि दोनों में क्या अंतर है। आपको पता है कि सबसे ज्यादा डॉक्टर भारत में बनता है, सबसे बड़ा मेडिसिन निर्यातक भारत है, सबसे ज्यादा नर्सिंग देने वाला भारत है, लेकिन भारत में आपको स्वास्थ्य दर आपको पता चलेगा तो आप क्या होइएगा? तनावग्रस्त हो जाइएगा। क्योंकि जितने भी अच्छे डॉक्टर होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? विदेश चले जाते हैं। उनको तो लगता है कि हमको पैसा से मतलब है, हमको देश से तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन आपको भूल जाते हैं कि हम जिस मिट्टी में जन्म लिए, जिस मिट्टी से हम पले पोसे, जिस मिट्टी से हमारा शरीर बनकर तैयार हुआ है, उसको हम कैसे भूल सकते हैं? मेरे दोस्त, जन्म तो इतना छोटा लिए थे, यहाँ का अन्न खाए, यहाँ का पानी पिए, तभी जाके आज इतना बड़ा हुआ है। तो देश के लिए कुछ तो कर्तव्य बनता है आपका। ये एनसीईआरटी आपको क्या देगा? कुछ ट्रिक्स देगा, इसको बीबीआई मान लीजिए। आइए, संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय है, कॉलेज सबसे ज्यादा कहाँ है? भारत में। और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 30,000 डॉक्टर नीट के द्वारा, खाली इससे भी ज्यादा है। अधिक नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफी कम है। इतना ज्यादा डॉक्टर होने के बावजूद आपको पता चलेगा कि अगर बहुत बड़े बड़े गांव में, एक बड़े बड़े जिले में अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपको स्वास्थ्य सेवाएं बड़े बड़े
जिले में नहीं मिलेगी। आपको अगर क्या होगा, एक्सीडेंट, लंबा एक्सीडेंट हो जाते हो तो आप मर जाइएगा, लेकिन आपको स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। आपको एक एनसीईआरटी आगे चल के आप देखिएगा कि महिलाओं प्रेग्नेंट होने के बावजूद पैदल चल के क्या कर रही है, अपने इलाज करवाने जा रही है। आगे बढ़ते हैं। पिछले वर्ष में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में आपको पता है भारत सबसे सस्ता स्वास्थ्य सेवा भी देता है। यहाँ पे मालूम है विदेशी पर्यटक, आगे ही हम बता दे रहे हैं, विदेशी जो पर्यटक है वो कितना में यहाँ आके वो घूम भी लेते हैं और अपना इलाज भी करवा लेते हैं। काहे कि पर्यटक और क्या करवा लेते हैं, इलाज भी करवा लेते हैं। यहाँ पे विदेश से लोग इलाज करवाने आते हैं। आइए देखते हैं, काफी वृद्धि हुई है, मतलब कि पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवा की सुविधा में काफी वृद्धि हुई है। अब कुछ सेवाएं में वृद्धि हुई है जो कि धीरे धीरे बदल रहा है। सन 1950, लेकिन अभी भी उतनी अच्छी स्थिति नहीं है मेरे दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। सन 1950 में भारत में केवल 2717 अस्पताल थे। कितना थे? 1950 यानी कि 47 में आजाद हुआ था, 3 साल बाद 2717 अस्पताल थे। सन 1991 में 11,174 यानी कि 3 गुना। आगे बढ़ते हैं, अस्पताल थे। और सन 2017 में यह संख्या 23,583 यानी कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वृद्धि तो हुआ है, 10 गुना वृद्धि हुआ है, 10 गुना से भी ज्यादा, 11-12 गुना, 12 गुना तो वृद्धि हो गया, लेकिन क्या हो गया, फिर भी अभी स्वास्थ्य सुविधा इतनी अच्छी नहीं है। भारत में आपको जानकर हावी होगा कि करीब 5 लाख लोग प्रति वर्ष तपोदिक यानी टीबी से मर जाते हैं। नोट कीजिएगा मेरे दोस्तों, 5 लाख लोग हर एक वर्ष भारत में टीबी से मर रहे हैं। और न जाने कितने तरह के रोग और है, जैसे कि हाथी पाव, इससे भी लोगों की संख्या कम नहीं है मरने वाले की। डायरिया, इससे भी मरने वाले की संख्या कम नहीं है भारत में। कैंसर, इससे भी मरने वाले की संख्या भारत में कम नहीं है। आपको इसलिए हम कहते हैं कि पढ़िए लिखिए, नहीं पढ़िए लिखिएगा, बिना पैसा के आजकल स्वास्थ्य के बिना आदमी मर जाता है। इसलिए आप लोग क्या कीजिए, पढ़िए और इसको भारत के लिए भी कुछ कीजिए। आपको पता होगा, आपने पुनीत राजकुमार साउथ के एक हीरो थे, वो तो चले गए, लेकिन वो जब गए तो अपना आंख दोनों डोनेट करके गए जब मरे। तो उससे बात बताते, वो 16 गौशाला चलाते थे वो, और क्या चलाते थे वो, मर तो गए और क्या चलाते थे, वृद्धाश्रम, उसके बाद अनाथालय, ये सब चलाते थे। आज मर गए, फिर भी उनका नाम लोग गाता है, उनका नाम जब भी देते तो हमारे आंख में आंसू आ जाता है। इतने अच्छे हीरो थे वो। उनका मूवी हम बहुत सारा मूवी देखे हुए, पुनीत राजकुमार, आप भी नाम सुने होइएगा। लेकिन आज वो मर गए, फिर भी अपना कीर्तिमान करके गए। इसलिए आप भी क्या कीजिए, भारत के लिए कुछ कीजिए, जो बन सकता है वही कीजिए। ऐसा नहीं कि अब आप भी अनाथालय खोलिए, जहां तक बन पड़ता है, जितने का सेवा हो सके कीजिए। आगे बढ़ते हैं। आइए, भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सक पर्यटक आते हैं। पहले बता दिए, विदेशी पर्यटक वे उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पताल में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों से की जा सकती है। मतलब कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ, संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पताल में से वो आता है जहां विदेशी पर्यटक इलाज करवाने आते हैं। आपको, हम सबको पानी का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। संचारणीय बीमारी पानी के द्वारा एक से दूसरे को लगती है। पानी के द्वारा जो संचारणीय, जैसे कि आप जानते होइएगा कि कोरोना कैसे था, संचार के माध्यम से, वायु से फैलता था, वैसे ही सब पानी के माध्यम से फैलता है। इन बीमारियों में से 21% जल जनित होती है, जैसे हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस। भारत विश्व का दवाइयां निर्माण करने वाला तीसरा बड़ा देश है और यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात होता है। भारत जो है ना, विश्व में तीसरा नंबर पर आता है क्या, मेडिसिन निर्यातक में, दवाई का निर्यातक में। आपको बहुत हैरान होगा जान के कि कोरोना, कोविड, रुक जाइए इसको अच्छा से समझाते हैं। कोविड के टाइम में दिख रहा, कोविड-19 जिसको बोलते थे, टाइम में हम लोग विदेश के लोगों को भी क्या किए हैं, वैक्सीन देकर सेवा किए हैं। क्या देकर, वैक्सीन देकर हम लोग सेवा किए हैं। आपको जानकर हैरान होगा। और आगे बढ़ते हैं तो देखिए और क्या बता रहा है। भारत के समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता और वे अल्प पोषण के शिकार हो जाते हैं। अच्छा, मतलब कि आधे बच्चे ऐसे हैं जिसको खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा, पोषण का भोजन नहीं मिल रहा, और वो अल्प भोजन के कारण कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। और वही बाद में क्या हो जाता है, पीलिया, कथी बीमारी हो जाता है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। हम भारत में प्रायः यह कहा जाता है कि हम सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ है, क्योंकि सरकार के पास
इसके लिए पर्याप्त धन और सुविधाएं नहीं है। ऊपर दिए गए बाएं हाथ के स्तंभ को पढ़ने के बाद क्या आप इसे सही मानते हैं? चर्चा कीजिए। बिल्कुल सही नहीं मानते हैं। काहे? क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा दवाई निर्यातक तीसरा नंबर पर हम, सबसे ज्यादा डॉक्टर देने वाले हम, फिर भी हम क्यों पिछले हैं भाई? पिछले इसलिए है क्योंकि यहाँ का लोग यहाँ का ही नहीं हो पा रहा है। हम लोग तो राष्ट्रभक्ति करते हैं, जो सेना जाके क्या कर रहा है, हम लोग को रक्षा कर रहा है, लेकिन हम लोग वैसे लोगों से तो नहीं लड़ पाते हैं जो क्या कर रहा है, देश के अंदर बैठ के भी हम लोग के लिए क्या कर रहा है, घातक सिद्ध हो रहा है। और आपको बता दे तो एगो कोस्टा रिका देश है, वो सेना नहीं रखता है, कोस्टा रिका सेना नहीं रखता है, और क्या करता है, वो अपने स्वास्थ्य सेवाएं पर सारा पैसा खर्चा करता है। क्या कि हम लोग स्वस्थ रहेंगे तो खुद लड़ पाएंगे, सेना रखने की क्या जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बीमारियां से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए। बिल्कुल उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जैसे स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि, जो मरीजों को आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करा सके। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, योग्य डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों को जरूरत है। मरीजों के इलाज के लिए हमें अस्पताल, आवश्यक दवाइयों के उपकरण भी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की जरूरत पड़ती है। मतलब कि ये सब ऐसा सुविधा है, जब हम बीमार पड़ते हैं तो इसकी क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। आप सोच के देखिए कि जब बीमार पड़ते हैं तो हमको क्या चाहिए, ब्लड बैंक चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए, लेकिन आप बहुत सारे जिले में, बड़े बड़े जिले में चल जाइएगा तो ब्लड बैंक आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसा अभी स्वास्थ्य का स्थिति है भारत का, और हम लोग तो कह रहे हैं कि हम लोग क्या होगा, मॉडर्न इंडिया होगा। क्या हो रहा है जी? अब आइए, भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल है। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने के पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। ये ऐसे चिकित्सालय है और स्वास्थ्य केंद्र है जिन्हें सरकार चलाती है। मतलब कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा ऐसे है जिसको सरकार चलाती है। जैसे सरकारी अस्पताल आप देखते होंगे, सदर अस्पताल, ये सब कौन चलाता है, सरकार चलाते है। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है। मतलब कि ऐसा नहीं कि सबको देखभाल नहीं कर पाते। अभी बताया ना कि जिले में नहीं है, लेकिन आप किसी भी राज्य में चले जाइए, जैसे एम्स, पीएमसीएच पटना का, दिल्ली का एम्स, शायद पटना का भी एम्स, एनएमसीएच, मतलब ये सब अभी बहुत बड़े भाग को देखने में समर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों गांवों में फैली हुई है। इस विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही चिकित्सक विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है, जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीक और विधियां उपलब्ध है। जैसे कि अभी आपको देख लीजिए, अब क्या हो गया, हम लोग क्या कर ले पा रहे हैं, पेट का पहले क्या करते थे हम लोग, अल्ट्रासाउंड करते थे, उससे भी ऊपर आ गया मशीनरी सिस्टम सब। तो यही आपको बता रहा है कि बहुत सारा डेवलप भी किए हैं, ऐसा नहीं कि पीछे ही है। सरकारी अस्पतालों के मरीजों को अक्सर ऐसी लंबी लाइनों में खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है। हम ये कह सकते हैं कि देश मेरा स्वास्थ्य के सेवा में विकास तो किया है, स्वास्थ्य में बहुत अच्छा भी किया है, लेकिन ये जानकर आपको हैरान होगा कि अभी भी जनसंख्या के एक बहुत बड़े भाग को सरकार क्या नहीं कर पा रहा है, देख नहीं पा रहा है। वहां पे स्वास्थ्य सेवाएं नहीं प्रदान कर पा रहा है। वहां पे क्या हो रहा है, अभी भी क्या है, लोग अच्छे स्वास्थ्य के कारण मर जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी। आइए आपको एनसीईआरटी कैसे आंख खोलता। हाकिम शेख की कहानी। हाकिम शेख पश्चिमी बंग खेत मजदूर समिति पीबीकेएमएस के एक सदस्य थे, जो पश्चिम बंगाल में खेतीहर मजदूरों का एक संगठन है। 1992 में एक शाम में चलती ट्रेन से गिर गए और उन्हें सिर से गंभीर चोट आई। उनकी हालत बहुत नाजुक थी और उन्हें तुरंत इलाज की क्या थी, आवश्यकता थी। उन्हें कोलकाता की एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया गया, क्योंकि वहां कोई बिस्तर खाली नहीं थी, यानी कि बेड खाली नहीं थी, जैसे कि कोविड में आप देख रहे थे। दूसरों अस्पताल में आवश्यक सुविधाएं या उनके इलाज के लिए जरूरी विशेषज्ञ नहीं थे। इस प्रकार अत्यंत गंभीर हालत में उन्हें 14 घंटे अंदर
8 सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, किंतु किसी ने भी उन्हें भर्ती नहीं किया। मतलब कि 14 क्या किया, 14 घंटे के अंदर क्या किया गया, 8 सरकारी अस्पताल में उनको ले गया गया। किसको, हकीम शेख जी को, जो कि ट्रेन से गिरने के बाद उनके माथा में क्या लग गया, बहुत गंभीर चोट लग गया। यानी कि फिर भी आप ये जानकर हैरान होइएगा, जो कि अभी हम पहले बताए थे कि ले तो गया, लेकिन 14 घंटे में 8 अस्पताल में गया, लेकिन कहीं सीट खाली नहीं थी, और इस कारण से उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। आइए, अंत में उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया गया। उन्होंने अपने इलाज पर बहुत पैसा खर्च किया। जिन अस्पतालों ने उन्हें भर्ती कराने से इनकार कर दिया था, उनके उपेक्षा पूर्ण रवैया से नजारा और क्षुब्ध होकर हाकिम से एक एवं पीबीकेएमएस ने कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। अब वो क्या किया, उसको 8 हॉस्पिटल ने इलाज नहीं किया, तो वो तो बच गए, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं बच पाते हैं। और वो जब बच गए तो क्या कर दिए, वो अब एक केस कर दिए, केस कर दिए किसके खिलाफ, कि अब देखिए वो केस कैसे कर रहा है। केस कर रहा है कि स्वास्थ्य सेवा मेरा मौलिक अधिकार है, सरकार लोकतंत्र में हमारी स्वास्थ्य सेवाएं देगी, और हमारा जो बहुत सारा पैसा लगा है, वो जो बेड नहीं था उसमें मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं था, इसके लिए सरकार उसके मुआवजा दी है। आगे बताते हैं, ऊपर दी गई कहानी को पढ़िए। कल्पना कीजिए कि आप एक न्यायाधीश है, आप हाकिम शेख को क्या कहेंगे, कल्पना कीजिए, सोचिए कि क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, उसका मुआवजा दिलवाएंगे, क्योंकि अगर बेड नहीं है तो इसमें हाकिम शेख का क्या अति है, उसका तो कोई बेचारा का ही नहीं है, वो तो चाह ही रहा है कि क्या हो, उसका स्वास्थ्य सेवा सरकार उसको दे। अब बेड नहीं है तो सरकार की जिम्मेवारी है कि उसे बेड दे। आइए, इस कहानी के क्या है, कहीं ना कहीं क्या बता रहा है, एक कहानी के माध्यम से समझा रहा है, जो कि क्या किया था, 2 बच्चा है, इसमें आपको हम पहले ही समझाते रहे। फेस दिख रहा है, फेस दिख रहा है ना, हाँ, एक 2 बच्चा है जिसका नाम क्या है, अमन, और एक का नाम है रंजन। एक अमीर है, एक गरीब है। एक को हो गया क्या, फीवर, वायरल फीवर हो गया, तो वो क्या चला गया, वो किसी बड़े अस्पताल में चला गया दिखाने। एक गया सरकारी अस्पताल में गया। अब बड़े अस्पताल और सरकारी अस्पताल में गया तो क्या हुआ पता है, जब बड़े अस्पताल में गया तो उसको लाइन में रखकर बहुत देर क्या करना पड़ा, खड़ा रहना पड़ा, बहुत सारा दवाइयां लिख दिया गया, बहुत सारा उसको क्या कर दिया गया, और बहुत देर उसका पूरा दिन लग गया। लेकिन वही जब एक क्या प्राइवेट अस्पताल में गया तो उसके साथ ओपीडी काउंटर पर एक बहुत अच्छी महिला उससे बात की, उसको लगा कि आधा दर्द मेरा अभी ही खत्म हो गया। फिर एसी से भरा भरा एकदम ताजमहल होटल की तरह क्या था उसका, वो हॉस्पिटल था। फिर आगे उसके नर्स हंसते हंसते उसको इंजेक्शन भी लगा दी, उनका ब्लड टेस्ट भी हो गया, उनका सारा चीज हो गया, उनका तबीयत भी ठीक हो गया, उनको कुछ पता भी नहीं चला। ऐसा सच बात है क्या, बिल्कुल सत्य है। आप सरकारी हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल में तुलना कीजिए तो आपको सरकारी हॉस्पिटल में सुविधा के मामले में प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत अच्छा माना जाता है। आप किसी भी बड़े आदमी का क्या, आप सरकारी हॉस्पिटल में किसी नेता को नहीं देख सकते इलाज करवाते हुए, किसी बड़े आदमी बिजनेसमैन को नहीं देख सकते इलाज करवाते हुए। आइए इसको समझने का कोशिश करते हैं। अमर और रंजन अच्छे मित्र है, क्या है, मित्र है। रंजन का परिवार साधन संपन्न है, जबकि अमन के माता पिता जैसे तैसे गुजारा चलाते हैं, मतलब कि वो मिडिल फैमिली से है। अरे अमन, बड़े दिनों बाद मिले, कैसे हो, मतलब कि वो अपना बेचारा कैसे जैसे तैसे गुजारा चलाने का मतलब कि जरूरत के भी सामान इकट्ठा नहीं करा पाते हैं। मुझे वायरल बुखार हो गया था और अस्पताल जाना पड़ा। कौन कह रहा है, अमन कह रहा है। अच्छा, मुझे भी वायरल हुआ था, मैं इसी सोमवार से स्कूल आ रहा हूं। मैं मेरे डैडी किंग स्वे के नए अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने को गया, वहां बहुत ही अच्छा लगा। अभी हॉस्पिटल गया तो इसको क्या लग गया, अच्छा लग रहा है। और ये देखिए अपना ब्याह क्या कर रहा है, आपको हम बताएं ना, वही कहानी है। अस्पताल की बिल्डिंग ऐसी चकाचक दिखती थी, मुझे लगा कोई 5 सितारा होटल है, 5 स्टार होटल है। कितना स्टार दे लीजिए, सही में बहुत सारा ऐसा अस्पताल है जो कि क्या है, 5 स्टार अस्पताल, सॉरी 5 स्टार होटल की तरह क्या है। डैडी कह रहे थे यह एक प्राइवेट अस्पताल है और बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं यहाँ मिलती है। रिसेप्शन काउंटर पर ही डैडी को 500 रुपए देने पड़े, लेकिन सरकारी अस्पताल में 2 रुपया। डॉक्टर को दिखाने से पहले ही पता वहां बड़ा अच्छा संगीत बज रहा था
और सब कुछ कितना साफ सुथरा और जगमगा था। मतलब ये कह रहा है कि सब कुछ कितना फ्रेश था, जगमगा रहा था। डॉक्टर ने मुझे बहुत से परीक्षण करवाने को कहा, पर वहां तो सब लोग दोस्तों की तरह क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। एक महिला ने जांच के लिए मेरा क्या निकाल लिया, खून निकाल लिया, और उसने बातों बात में खूब मजाक किया और मुझे दर्द का पता नहीं चला। मतलब ये बातों बातों में बहुत मजाक किया, उनको दर्द का पता भी नहीं चला। क्या तुमने रियलिटी टीवी पर बैटमैन वाला चुटकुला सुना है? बैटमैन वाला चुटकुला सुना है, जो कि आता है, क्या करता है, आपके दुखों को हरकर चला जाता है। आइए बताते हैं। जब सारे परीक्षणों के नतीजे आ गए तो हम वापस डॉक्टर के पास गए। उन्होंने नतीजों को देखा और कहा कि सब कुछ ठीक है, मुझे सिर्फ वायरल फीवर हुआ है। उन्होंने कुछ दवाइयां लिख दी और आराम करने को कहा। हाँ तो छोटे जनाब, यह गुलाबी गोली दिन में 3 बार, डॉक्टर कह रहा, दफा लेनी है। यह सफेद वाली सोने से पहले, यह शरीर के दर्द के लिए है, और यह एक सिरप है, घबराओ नहीं, बढ़िया स्वाद है इसका। मतलब कि उसको इतना अच्छा से छोटे जनाब करके आप सरकारी अस्पताल, इधर इधर नहीं उधर जाओ, ऐसे ट्रीट किया जाता है। बात सही है, फैक्ट है, आप लोग भी कभी गए होइएगा तो पता होगा। धन्यवाद डॉक्टर, मुझे तो अभी से ही आराम लग रहा है। कौन कर रहा है? जो अमीर है। अब देखिए ये अपना बेचारा राय क्या बताते हैं, ये अपना राय देखिए क्या बताते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है तुम्हें यह सारे बातें बताने के लिए मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। अच्छा अपनी तो कहो, तुम किस अस्पताल में गए थे? मतलब कि इतना अस्पताल अच्छा में गया कि बताने के लिए क्या था, उत्सुक था। कैसे हम लोग उत्सुक हो, कल गए थे बर्थडे पार्टी में, वहां एक को देख लिए, वो भी हमको देखी थी, हम भी उसको देखे थे, वो भी हमको देखे थे, रहते रह के रह गया, नंबर देने ही वाली थी। ऐसा आप लोग सोच कर कल्पना तो करते हैं, लेकिन ऐसा इसी को ही कहते हैं ख्याली पुलाव पकाना, ओवर थिंकिंग करना, जो कि एकदम फैक्ट्स है। आपको जानकर उत्साह होगा। यही बताने के लिए क्या थे, ये भी उत्साह थे। हाँ वो तुम्हारे वाले अस्पताल जितना अच्छा तो नहीं था। पहले तो अब्बा मुझे ले ही नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि इसमें समय बहुत लगने वाला था। क्या लगने वाला था? समय। जब और सच में कितना ज्यादा समय लगा। हम एक बड़े से सरकारी अस्पताल में गए, हमें ओपीडी काउंटर पर ही एक लंबी लाइन में इंतजार करना पड़ा। देख लीजिए, ठीक है। मेरी तबीयत इतनी खराब हो रही थी कि मैं पूरे समय अब्बा के सहारे टिका रहा। किसके सहारे? अब्बा के सहारे टिका रहा। मुझे इसका ओपीडी कार्ड दिखाओ और खून की रिपोर्ट जल्दी करो, जल्दी करो। मतलब इसको कहा कि जल्दी, डॉक्टर कहा मिला कि जल्दी क्या दिखाओ, ओपीडी रसीद और खून का रसीद। इसे वायरल हुआ है, लगता है कोई फिक्र की बात नहीं है। वायरल हुआ लगता है, बुखार उतरने की यह गोली इसे देना है, बस और कुछ नहीं। मेरा अस्पताल था तो बहुत बढ़िया, पर उन्होंने मुझे ज्यादा दवाइयां दे दी और मेरी इलाज में ज्यादा खर्च हो गया। सरकारी हॉस्पिटल में क्या कर दिया, बहुत ज्यादा दवाइयां दे दी और उनको इलाज में बहुत खर्च हो गया। अब समझ गए दोनों अस्पताल में, और निजी और सार्वजनिक में अब आपको अंतर लिखने को कहेगा तो आप आराम से लिख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। जब आप बीमार होते हैं तो कहां जाते हैं? क्या आपको किन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? अपने अनुभवों के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। अनुच्छेद कहने का मतलब कि आर्टिकल एक तैयार कीजिए और लिखिए कि आपको क्या सामना करना पड़ता है। सरकारी अस्पताल में अमन को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? आपके विचार से अस्पताल कैसे बेहतर ढंग से काम कर सकता है, चर्चा कीजिए। आपके ढंग से मतलब कि अस्पताल कैसे बेहतर ढंग से काम कर सकता है, आप इसका चर्चा कीजिए। रंजन को इतना अधिक पैसा क्यों खर्च करना पड़ा, कारण बताइए। क्योंकि रंजन क्या थे, सरकारी अस्पताल में उसको दवाइयां बहुत ज्यादा लिख दिया था। निजी चिकित्सा में हम किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चर्चा कीजिए। वहां पैसा, वहां क्या है, निजी क्षेत्र का आपको समझा देते हैं। निजी क्षेत्र वहीं भी है जहां निजी क्षेत्र है। क्या हो रहा है?
देखिए, निजी क्षेत्र का मेन उद्देश्य क्या होता है आपको बताते हैं। निजी क्षेत्र का जो भी मेन उद्देश्य होगा, देख रहा, निजी क्षेत्र का मेन उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। क्या कमाना? लाभ कमाना। और सार्वजनिक क्षेत्र का मेन उद्देश्य होता है क्या करना? सार्वजनिक क्षेत्र का मेन उद्देश्य होता है जो कि सरकारी स्वास्थ्य है, उनको अधिक से अधिक व्यक्तियों को क्या करना? सुविधा देना और क्या करना? उसका इलाज कराना। तो निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र का ये भी एक अंतर आप लिख सकते हैं। अब देखिए आगे क्या हो रहा है। सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवा, उपयुक्त कहानी से आप समझ गए होंगे कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को दो मोटे वर्गों में बांट सकते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा, निजी स्वास्थ्य सेवा। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं क्या है अभी हमको बताएगा। अब देखिए पहले यहां हम लोग एक क्या देख लेते हैं, डाटा देख लेते हैं। हमें सरकार की कर क्यों देना चाहिए? सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं को मुहैया करवाने में खर्च करती है, जिसमें सभी नागरिकों को फायदा होता है। प्रतिरक्षा, पुलिस, न्यायिक, स्वास्थ्य से राजमार्ग इत्यादि कुछ सेवाओं से सभी नागरिकों को लाभ होता है, अन्यथा इन सेवाओं की व्यवस्था स्वयं नागरिक नहीं कर सकते। करों से ही कुछ विकासात्मक कार्यक्रम एवं सेवाएं उपलब्ध होती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक कल्याण, व्यवसायिक प्रशिक्षण इत्यादि, जिनसे जरूरतमंद नागरिकों को लाभ मिलते हैं। करों से प्राप्त धन का उपयोग कुछ प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि मामलों में राहत एवं पुनः विकास के लिए भी किया जाता है। अंतरिक्ष, परमाणु एवं प्रक्षेपास्त्रों से संबंधित कार्यक्रमों को भी करों के द्वारा प्राप्त राजस्व से ही क्या कहा जाता है? चलाया जाता है। सरकार खास तौर से गरीबों को कुछ सेवाएं प्रदान करती है जो ये बाजार से नहीं खरीद पाते हैं। इसका एक उदाहरण स्वास्थ्य संबंधित सेवा है। क्या आप इसे अन्य उदाहरण दे सकते हैं? और भी कोई उदाहरण दे सकते हैं? ये सब स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगार, बिजली, न्यायिक सेवा, पुलिस सेवा, ये सब हम लोग को कर जो देते हैं, टैक्स देते हैं, उसी से सरकार हम लोग को क्या करता है? मुहैया कराता है। अब हम लोग समझ गए होंगे कि सरकार हमें सेवाएं, पैसा उसको आता कहां से। अब आइए सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं स्वास्थ्य कदमों का अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे ये शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं और सभी बीमारियों, साधारण से लेकर विशेष देखभाल की जरूरत वाली बीमारियों का इलाज प्रदान करते हैं। ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां प्रायः एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों को देखभाल में कार्य करता है। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गांवों की जरूरतों को पूरा करता है। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होते हैं जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखभाल करता है। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसे एक वह था जिसमें अमन को ले गया था, और ऐसे भी विशिष्ट सरकारी अस्पताल है जिसका जिक्र हाकिम शेख की कहानी में हुआ था। मतलब कि हाकिम शेख का कहानी जिसमें 8 गो सरकारी हॉस्पिटल है और भी जहां प्राइवेट हॉस्पिटल में हाकिम शेख बहुत सारा होता है क्षेत्र, उसमें आप जाके इलाज करवा सकते हैं। यही हमको एनसीईआरटी समझा रहा है निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर। इस स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। मतलब कि जो सरकार कमिटमेंट किया है कि आपको क्या करेंगे, स्वास्थ्य देंगे, शिक्षा देंगे, इसके लिए आपको क्या है, वचनबद्धता, यानी कि कमिटमेंट को पूरा करने के लिए सेवा प्रदान सरकार करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सरकार को टैक्स के रूप में क्या करते हैं, इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं, इसलिए ये सुविधाएं सबके लिए है। सार्वजनिक स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना है, जिससे गरीब लोग भी इलाज करा सके। स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है बीमारियों जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैला से रोकना है। इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है, अन्यथा यह नहीं हो पाएगी। मतलब कि आप समझ गए होइएगा कि सरकार किस तरह से हमें क्या करता है, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है, और हम लोग तब जाके स्वास्थ्य रहते हैं। चिकनगुनिया बहुत सारा ऐसा रोग है जिसके कारण स्वास्थ्य सेवाएं को क्या होता है, नुकसान पहुंचता है। हमको सरकार जल, आप समझे कि जल भी हमारे स्वास्थ्य पर कितना अन्न
यानी कि जो हम लोग भोजन करते हैं, सब कैसा प्रभाव डालता है। एक मोटा मोटी खाचा हम लोग सरकार के अब स्वास्थ्य सेवा के बारे में भी धीरे धीरे अब हम लोग पहुंच रहे हैं, और भी बहुत सारा हम लोग क्षेत्र में पहुंचेंगे। उसके लिए पहले अब आइए अब इसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आगे ही क्या कह रहा है। आइए इसको पढ़िए आप लोग। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि गांव के एक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को दवाइयां देती एक डॉक्टर। कैसे गांव का स्वास्थ्य सेवा कैसा है। और देखिए एक सरकारी अस्पताल में अपने बीमार बच्चे के साथ एक औरत, यूनिसेफ के अनुसार हर साल 10 लाख बच्चे ऐसे संक्रमणों से मर जाते हैं जिन्हें रोक पाना संभव है। मतलब कि 10 लाख बच्चा ऐसा मर जाता है जिसको रोक पाना संभव है। अभी आपको एक फैक्ट हम लोग बताएंगे। देखिए बहुत सारा लोग से डर लगता है कि कहीं उसको क्लिप के काट के वायरल कर दीजिएगा, लेकिन जो सत्य है हम बोलेंगे, हमारा सत्य को कभी छुपा नहीं सकते। भारत में 10 लाख बच्चा ऐसा है जो स्वास्थ्य के कारण मर जा रहा है, जो कि क्या हो जा रहा है, स्वास्थ्य के कारण मर जा रहा है। लेकिन आपको जानकर हैरान होगा कि एक पीएम के सुरक्षा के लिए कम से कम कितना करोड़ रुपया महीना का खर्चा होता है, लेकिन एक बच्चा जो कि मर रहा है, 10 लाख बच्चा हर साल, उसके जान का कोई कीमत नहीं है। मेरे दोस्तों इसलिए कहते हैं कि आप लोग भी पढ़िए लिखिए, हर एक क्षेत्र में आगे बढ़िए। आईएएस तो छोटी चीज है, आईपीएस तो छोटी चीज है, आप क्या बनिए। आपको जानकर हैरान होगा कि एस जयशंकर जो विदेश मंत्री है वो भी पहले क्या थे, आईएफएस से, इंडियन फॉरेन सर्विस से आज क्या विदेश मंत्री बन के बैठे हुए। आईएएस से भी आप बहुत क्षेत्र में जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारा क्षेत्र, नेता में जाइए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आप भी बन सकते हैं। इसके लिए आपको करना होगा, ये डाटा देखकर आपको क्या आएगा, आंख में आंसू आ जाएगा कि देखिए बेचारा का कोई सुविधा नहीं है। वही किसी नेता का बेटा को आप नहीं दे सकते हैं कि ऐसे अस्पताल में बेचारा ऐसे उसकी मां लेकर बैठी हुई है। यानी कि एक का जिंदगी का कितना बड़ा क्या है उसका बना दिया गया कि जन्म लेने से पहले ही क्या हो, गोद भराई रस्म, किसी को पेट से निकलने के बाद भोजन भी पर्याप्त न हो, इस सत्य है। आगे बढ़ते हैं। असफल हो जाएगी। उदाहरण के लिए मच्छरों के पैदा होने से रोकने के अभियान को सफल बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र के सभी लोग अपने स्कूल और घर, छतों आदि पर पानी एकत्र न होने दें। मतलब कि बहुत सारा ऐसा जो 10 लाख बच्चा मरता है उसको हम लोग रोक भी सकते हैं। जैसे मच्छरों के पैदा होने से क्या होता है, डेंगू होता है, इसके कारण भी बच्चा सब मर जाता है। डायरिया होता है, इस कारण से भी क्या होता है। हाकिम सेठ के प्रकरण को पूर्ण पढ़िए, याद कीजिए कि क्या आप जानना चाहेंगे कि उनके मामले में कोर्ट ने क्या निर्णय दिया। अब देखिए क्या कोर्ट ने निर्णय दिया। हाकिम सेठ का कहानी हम आपको सुनाए थे, जिसमें हाकिम सेठ क्या कह रहा था, 8 अस्पताल गए, कहीं इलाज नहीं, फिर वो निजी अस्पताल में गए और उनको इलाज हुआ, अब उनका केस कर दिया। हमारे संविधान के अनुसार लोगों को हितों की सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। अदालत ने कहा कि हाकिम सेठ को जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा है उससे उनकी जान भी जा सकती थी। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान कर पाता है तो इसका तात्पर्य है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है। समझ रहा है, मतलब कि कोई अगर अस्पताल में आपको अगर ट्रीटमेंट अच्छा से नहीं किया जा रहा है, मतलब कि आपके जीवन का कोई सुरक्षा नहीं है, कभी भी आप जान सकते, मर सकते। इसीलिए डॉक्टर को दूसरा भगवान बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि यह सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दे, जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधाएं भी सम्मिलित हो। अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान कराने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। कई सरकारी अस्पताल ने हाकिम सेठ का इलाज करने से मना कर दिया था, इसलिए अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि हाकिम सेठ द्वारा इलाज पर व्यय किए गए मुद्रे, यानी कि जो खर्च किया गया, व्यय का मतलब खर्च, जो खर्च किया गया पैसा था उसे क्या करे, खर्च का भुगतान कौन करेगा, सरकार करेगा। निजी स्वास्थ्य सेवा, अब आइए सार्वजनिक पढ़ लिया, अब निजी स्वास्थ्य सेवा पढ़ेंगे। हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती है। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। सरकारी डॉक्टर आपको बहुत सारा मिलेगा जो कि अपना भी क्या खोला हुआ है, क्लिनिक खोला हुआ है, क्लिनिक, और क्या कर रहा है, वो चला रहा है। और उस सरकारी हॉस्पिटल में क्या ध्यान देगा से आप समझिए रहे हैं, वो सोचेगा कि यहाँ है बच्चा। अब समझ जाइए क्या जरूरी था निजी क्षेत्र का। अब देखिए
ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सक व्यवसायी आरएमपी मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर है, जिसमें से बहुत से विशेषज्ञों की सेवाएं प्रदान करते हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल व नर्सिंग होम भी है। काफी संख्या में प्रयोगशालाएं हैं जो परीक्षण करती है, वह विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती है, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि ऐसी दुकानें भी है जहां से हम दवाइयां खरीद सकते हैं। मतलब कि परीक्षण जैसे कि लड़का लड़की भी बता देता है, ये सब भी है। और क्या कर दिया जाता है, बताता नहीं, मानी कि परीक्षण आपका क्या स्थिति है बच्चा का, वो बता देता है। आगे बढ़ते हैं। किन किन अर्थों में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था सबके लिए उपलब्ध एक सेवा है? किन किन अवस्था में है, किन किन अर्थों में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था जो है सबके लिए उपलब्ध एक क्या है, सेवा है? आप बता सकते हैं सार्वजनिक सेवा किन किन अर्थों में? तो सार्वजनिक सेवा में कोई भी व्यक्ति जा सकता है इस सब अर्थों से। कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों अथवा अस्पतालों की सूची बनाइए जो आपके घर के पास है। आपके अनुभव से अथवा उनसे किसी एक से जाकर केंद्र चलाने वाले लोगों का और वहां दी जाने वाली सुविधाओं का पता लगे। किसी हॉस्पिटल में जाइए और पता लगे कि यहाँ पे क्या क्या सुविधा सरकार दिखाते हैं। अब आपको जाकर परेशानी होगा कि डॉक्टर लोग जो बोले कि अपना पैसा सोचेगा ही 2 महीने में निकालने का, वो क्या करता है, उसको सबसे पहले देखिए क्या लिखना है, स्वास्थ्य सेवा की और अधिक किफायती कैसे बनाया जा सकता है, इस पर चर्चा करें। सबसे पहले इस प्रकार से चर्चा बनाया जा सकता है कि हम लोग क्या करेंगे, जेनेरिक दवा का हम लोग, सरकार दवाई कभी लिखता है, आपको पता है कि जब भी आप हॉस्पिटल में जाते हो तो आपको उसी दवा को लिखा जाता है जो कि क्या है, उसी के अस्पताल में ही मिलेगा, उसी ब्रांड का दवा लिखता है, यानी कि उसमें भी उसका कमीशन है। दिल्ली के एक प्रमुख निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद मरीजों को देखभाल का कमरा, देखिए दोस्त, एक देखिए यहाँ पे कमरा और एक देखिए निजी क्षेत्र का कमरा, अंतर समझ में आ गया होगा, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है आपको, मतलब कि आप देख के ही समझ सकते हैं। जैसा कि इनके नाम से ज्ञात होता है कि निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत निजी स्वास्थ्य सेवा संस्थाओं में मरीजों का हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है। आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती है। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल चलाती है, कुछ कंपनियां दवाइयों को बनाने और बेचने में भी लगी है। शहरों के कोने कोने में दवाइयों की दुकानें देखी जा सकती है। शहर में आप चाहिए हर जगह पे आपको एक मेडिकल स्टोर मिल जाएगा, हॉस्पिटल मिल जाएगा। और क्या कर रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये निजीकरण यही बता रहा है कि आपका सार्वजनिक क्षेत्र में अच्छी तरह से इलाज नहीं होता। आप सोच के देखिए ना कि आप अगर सार्वजनिक क्षेत्र में, नेता में कितना अच्छा, जाने के लिए लड़ाई है, वो भी तो क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र है, सेवा ही करना है। तो अगर सार्वजनिक क्षेत्र में डॉक्टरी में अगर मरीज अगर अच्छा इलाज देता तो नेता सभी जाता, अच्छे अच्छे लोग सभी जाते, क्यों नहीं जाते? क्योंकि वहां पे कोई ई नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं जहां पे अभी भी अच्छे कार्य होते हैं। आपके घर के पास कौन सी निजी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है, उन्हें चलाने वाले लोगों और वहां दी जाने वाली सुविधाओं का पता लगाइए। कौन चलाता है वो हॉस्पिटल, उसका पता लगाना। स्वास्थ्य सेवा और समानता, क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध है? क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध है? आइए पता चलते हैं। हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही है परंतु सार्वजनिक नहीं। ऐसी दशा में लोगों का मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती है। यह शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है। इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है। निजी क्षेत्र में पैसा क्या लगता है, अधिक लगता है। दवाइयां महंगी होती है, बहुत से लोग उन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते और इसलिए जब परिवार में बीमारी होता है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है। आपको जानकर हैरान होगा कि भारत में 60% आदमी जब इलाज होता है तो उसको क्या किया जाता है, जमीन बेचकर इलाज करवाया जाता है, ऋण पर उधार लेता है, जमीन बेचता है। आगे बढ़ते हैं। कुछ निजी सेवा अधिक कमाने के लिए प्राय ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करते हैं जो सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनके प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए प्राय देखा जाता है कि कुछ चिकित्सक जरूरत से ज्यादा दवाइयां लिख देते हैं, इंजेक्शन या सेलाइन आदि की सलाह देते हैं, जबकि साधारण इलाज भी पर्याप्त हो सकता था। मतलब कि जेनरिक दवाई भी पर्याप्त था लेकिन वो लिखेगा नहीं और क्या करेगा, आपका बिल बनाएगा। क्योंकि उसका निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना। आप इस एनसीईआरटी पढ़े तो आप देखते हो कितना दिमाग खुला, कितना आप सोच सकते हैं, कितना इसके बारे में एनालाइज कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को तो गर्दा उड़ा दीजिएगा बना के, खाली पढ़िए तो सही मेरे साथ दोस्त। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता कहता है जहां तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को औषधों का जेनरिक नाम ही उपचार पर्ची पे लिखने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि यह युक्त और उपयुक्त रूप में है, मतलब कि सही है। और क्या करना चाहिए, देखिए जन औषधि मेडिसिन स्टोर
दाम कम दवाई उत्तम, मतलब कि इस सब को पहले क्या करना चाहिए, जेनरिक दवाई आयुर्विज्ञान के सहारा लेना चाहिए, तब जाके महंगा दवाई लिखना चाहिए। ये देखिए आपको एनसीईआरटी कितना अच्छा फिगर दिया। ये क्या है, भाई साहब का पत्नी है, ये क्या है, प्रेग्नेंट है, और ये क्या जा रही है, इलाज करवाने का, यानी कि इलाज का सुविधा इनके गांव में नहीं है। ग्रामीण इलाकों में अक्सर एक जीप ही मरीजों के लिए चलता फिरता दवाखाना बन के आती है। आज एम्बुलेंस नहीं, जीप चलता फिरता दवाखाना बन के, समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तथ्य यह है कि जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते हैं, यानी कि 80% वे लोग हैं जिन्हें हम गरीब नहीं समझते, दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। एक अध्ययन में यह पाया गया कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमार चोट लगने के कारण भी भर्ती होते हैं, उनमें से 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं, अपनी कुछ संपत्ति बेचते हैं। कितने परसेंट, 40%, यानी कि 20% इलाज करने में सक्षम है, वो 60%, 80% में 40% क्या है, कर्ज लेता है, और 40% इधर उधर उसको कहीं से व्यवस्था करता है। गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। आप अभी बहुत सारे आप अपने टोला में लोग देखे हुए जो पैसा के कारण मर गया, स्वास्थ्य सेवा नहीं मिला और मर गया, और यहाँ पे क्या कर रहा है नेता सब, प्लास्टिक सर्जरी करवा रहा है। हम ऐसा नहीं कि हम अराजकता फैला रहा है, मेरा कोई उद्देश्य नहीं, आपका आंख खोल रहा है कि आप भी पढ़िए लिखिए और उस मुकाम को पाइए। अराजकता फैलाना मेरा कोई धर्म नहीं है। हम अपने मतलब कि हम अपने देश के संविधान के अनुसार चलने वाले लोग हैं, और संविधान में कहा गया है कि हम अपने देश की एकता अखंडता को बनाए रखेंगे। आपको नॉलेज देते हैं, आप क्या कीजिए, जागरूक होइए और अपने हक के लिए क्या कीजिए, लड़िए। आगे बढ़ते हैं। ये परिवार उतना भोजन नहीं खाते जितना इन्हें खाना चाहिए, अच्छा से भोजन भी नहीं, उन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकता है, जैसे पीने का पानी। आप देखिए विराट कोहली का पानी कैसे आता है, 30,000 रुपया, शायद कोई हमको 3,000 की 30,000, हम लोग उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उस पानी पीता है। हम लोग क्या पीते हैं, ज्यादा से ज्यादा बिस्लरी का क्या करते हैं, पीते हैं, और बिस्लरी का वो 30 रुपया में शायद 20 लीटर देता है, महीना में लेता है शायद। अब हम लोग वो पीते हैं, कोई कितना महंगा पी रहा है, इससे समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता है। कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम है और वे भी अच्छी तरह नहीं चलाए जाते हैं। वहां निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं है, मतलब कि वहां क्या है, निजी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं उपलब्ध है भी तो अच्छा से चलाया नहीं जाया जाता। क्या किया जा सकता है, देखिए इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वो अपने सब नागरिकों को, विशेषकर गरीबों और सुविधाहीनों को गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे। फिर भी लोग का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाएं पर और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना आवश्यक है। ऐसा करना संभव अगले पृष्ठ पर दिए गए उदाहरण से देखिए। मतलब कि सामाजिक स्थिति और सुधारिएगा तो स्वास्थ्य का स्थिति अपने आप सुधर जाएगा। इसको हम ऐसे समझते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि आप अगर अपने पंचायत के क्या किए, आपको अभी जानकर हैरान होगा कि एक कोस्टारिका का हम लोग देखेंगे, कोस्टारिका जो कि हम पहले, और केरल जो अपने ही भारत में है, वो क्या करता है, केरल जो है, केरल जिसकी राजधानी कहाँ है आप लोग जानते हैं, केरल तिरुवनंतपुरम, पंचायत को कितना पैसा दे देता है, देखिए केरल जो है पंचायत को अपना 40% पैसा दे देता है और कहता है कि आप इसको स्वास्थ्य पर क्या कीजिए। अब जब समाज मेरा अच्छा भोजन खाएगा, अच्छा खाना खाएगा, तो क्या करेगा, अपने आप वो स्वस्थ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप समझ रहे हैं इस बात को। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आगे की चर्चा देखिए कि कैसे इसको स्वस्थ रखा जा सकता है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। केरल का अनुभव, उन्नीस 1960 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। पंचायत राज के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया गया। इसके पंचायतों अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध उनकी पूर्ति कर सकती थी। इससे गांव के लिए पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना। जैसे कि आपको पता है अभी भी गांव में पीरियड शब्द को बहुत निगेटिविटी से समझा जाता है। आपको पता है पीरियड क्या होता है? पीरियड अगर ऐसा चीज है, ऐसा एक तंत्र है जिसके द्वारा क्या होती है, उसको अभी भी महिलाओं का वो पार्ट है, शरीर का अंग है एक, जो कि होगा, नेचुरली है, प्राकृतिक है, होता है। लेकिन गांव में इसको भी अभी क्या देखा जाता है, गलत नजरिया से देखा जाता है। सैनिटरी पैड की जगह आप क्या देखते हो, गांव में यूज होता होगा,
गंदा कपड़ा, इससे भी बहुत बड़ा बीमारी फैलता है, इस सबको शिक्षित नहीं होने के कारण। इसलिए केरल क्या करता है, अपने पंचायत में लोगों को शिक्षित करता है, स्वास्थ्य के बारे में समझाता है, उसको जल भोजन अच्छी तरह की व्यवस्था प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं। इसके फलस्वरूप देखिए, इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई, स्कूलों और आंगनबाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया और गाय की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया। इन सब कार्यों से स्थिति में सुधार आया। इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्या तो बनी रही, जैसे दवाइयों की कमी, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टरों का न होना आदि। इन समस्याओं का दूर करने की आवश्यकता। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें AA। आइए अब एक अन्य देश के उदाहरण देखें और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर उनकी कार्य पद्धति को जाने। हम लोग आज जाने कि भारत में स्वास्थ्य कैसा है। अब एक अलग देश जो कि कोस्टा रिका, जो कि देखिए सेना नहीं रखते हैं, पहले क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आइए देखिए, इसमें कर रहा है केरल राज्य का क्या किए, गुलाबी रंग से दिखाया गया है। इस पुस्तक के पृष्ठ 111 पर भारत का नक्शा दिया गया है। इस नक्शे पर अपनी पेंसिल से केरल राज्य का आकृति बनाइए। इसमें केरल कहाँ है, आपको आकृति बनाना है और क्या करना है, आपका 111 नंबर पर ये दिया गया। इसमें फ्रेश नहीं दिख रहा है, आपको पता नहीं चलेगा। कोस्टा रिका को मध्य अमेरिका का सबसे बड़ा स्वास्थ्य देश माना जाता है। मतलब कि मध्य अमेरिका का सबसे स्वास्थ्य देश कौन है, कोस्टा रिका। इसका मुख्य कारण उनके संविधान में निहित कई वर्षों पहले कोस्टा रिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। मतलब कि कोस्टा रिका सेना नहीं रखेगा, अपने देश को स्वच्छ पानी जल वातावरण देगा, अपने आप वो स्वस्थ रहेगा। स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों को खर्च करने में मदद मिली। कोस्टा रिका को सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वास्थ्य होना जरूरी है। कोस्टा रिका का सरकार क्या मानती है कि देश का विकास तभी संभव है जब देश क्या हो, स्वास्थ्य हो। इसका बहुत अच्छा लाइन है, आप लिख लीजिए इसको, कि देश का विकास तभी संभव है, देश का विकास तभी संभव है। जैसे कि आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं तो आप आईएएस की तैयारी कर सकते हैं। तो देश का विकास तभी संभव है जब क्या हो, जब देश स्वस्थ हो। क्या हो, क्या हो, स्वास्थ्य हो। कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। इसको आप लोग लिख लीजिए VVI। आप इसको प्रीलिम्स मेंस आंसर राइटिंग में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कोस्टा रिका के बारे में पढ़ रहे थे और इसलिए अपने देशवासियों का स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। कोस्टा रिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं और सुविधाएं देती है, जैसे पीने का सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण और आवास। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक महत्वपूर्ण जरूरी है। जैसे कि अभी हम आप लोग को बताएंगे कि भारत में, आइए हम एक चीज अभी आप लोग के साथ चर्चा करेंगे। आपको जानकर ही बात हैरान होगा कि भारत में अभी भी बहुत सारे माता पिता हैं जो कि अपने बच्चों को सेक्सुअल एजुकेशन देने से क्या होते हैं, उनसे लजाते हैं, कतराते हैं और सोचते हैं कि वो खराब हो जाएगा। लेकिन आपको पता होगा कि जब आप इस एजुकेशन को, सेक्सुअल एजुकेशन को दे दीजिएगा तो क्या होगा, वो गलत चीजों से बचेगा, जो कि वो कर रहा है उससे बचेगा। आपको ये जानकर हैरान होगा और इसके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। आप शिक्षित माता पिता को देखिए, अगर वो गर्लफ्रेंड भी रखा हुआ है तो उसको कोई दिक्कत नहीं, वो समझता है कि इस लाइफ, लेकिन गर्लफ्रेंड क्या हो, फिजिकली रिलेशन के लिए नहीं। गर्लफ्रेंड कृष्ण भी रखे थे लेकिन फिजिकली रिलेशन के नहीं, समझ रहे हैं। और उसको शिक्षा दिया जाए स्वास्थ्य के लिए, जैसे पीरियड्स के लिए आपको समझा दिया जाए, ज्ञान दे दिया जाए आप लोग को। अब जैसे यंग जनरेशन में उसको कोई गलत नजरिया से नहीं देख सकते, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस अध्याय में आपने पढ़ा कि स्वास्थ्य में सिर्फ बीमारियां की बात नहीं की जाती, बिल्कुल सही बात। पानी, स्वच्छ वातावरण, खाना, अच्छा रहन सहन, ये सब भी हमारे स्वास्थ्य पर क्या करता है, डिपेंड करता है। संविधान के लिए
संविधान से लिए गए एक अंश को यहाँ पढ़िए और अपने शब्दों में समझाइए कि जीवन का स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्या मायने होंगे। जीवन का स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्या मायने है, एक संविधान से लेकर इसको लिखना है। सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार कौन कौन सी कदम उठा सकती है, चर्चा कीजिए। क्या कर सकता है, स्वच्छ खाना, स्वच्छ पानी, स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ रहन सहन, ये सब मुहैया, स्वच्छ शिक्षा देना है, इस सब से कर सकते हैं। आपके इलाके में उपलब्ध सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर देखने को मिलते हैं। नीचे दी गई तालिका में बढ़ते हुए इसकी तुलना कीजिए और अंतर बताइए। क्या क्या तुलना करना है सार्वजनिक में और निजी में। सामर्थ्य, उपलब्धता, गुणवत्ता क्या है। पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता को सुधार कर अनेकों बीमारियों की रोकथाम की जा सकती है। उदाहरण देते हुए इस कथन को स्पष्ट कीजिए। क्योंकि हमारे शरीर में क्या है, 75% या 69% पानी ही है, इसलिए हम अगर अच्छा पानी पिएंगे, स्वच्छ पानी पिएंगे तो आप क्या कीजिएगा, ऐसे ही चेहरा पे भी ग्लो आएगा और स्वास्थ्य भी रहिएगा। इसलिए पानी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। और अच्छा से इसमें लिख सकते हैं सतत विकास का लक्ष्य, जल और स्वच्छता। सतत विकास यानी कि क्या है, हम लोग का जो सतत विकास है, जो हम लोग का एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसमें छठा लक्ष्य क्या है कि हम लोग का क्या हो, जल और स्वच्छ क्या हो, वातावरण मिले। लक्ष्य क्या है कि जल और स्वच्छ वातावरण मिले। कोई दिक्कत नहीं। ये कुछ शब्दार्थ है, इसको समझ लेते हैं। सार्वजनिक वह सेवा या कार्य है जो देश के सभी लोगों के लिए और मुख्य रूप से सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें स्कूल, अस्पताल, टेलीफोन सेवाएं आदि सम्मिलित है। लोग इन सेवाओं का मांग कर सकते हैं और यदि संस्थाएं ठीक से काम नहीं करती है तो इन पर सवाल उठा सकते हैं। निजी वह सेवा या कार्य है जो किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा अपने मुनाफे के लिए आयोजित करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, लाभ कराना। चिकित्सा पर्यटक, वे विदेशी पर्यटक है जो इस देश के उन अस्पताल में अपना इलाज कराने के लिए विदेश रूप से आते हैं जहां उन्हें अपने देशों की तुलना में बहुत कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती है। पहले भी बताए थे, मतलब कि कम उसमें घूम भी लेता है और कम पैसा भी लगता है। संचारणीय बीमारी, ये बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के माध्यम से संचारित हो जाती है, जैसे पानी, भोजन, हवा इत्यादि से, मतलब कि फैलना। ओपीडी या आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है। बाह्य रोगी विभाग का संरक्षित रूप से अस्पताल में किसी विशेष वार्ड में भर्ती होने से पहले रोगी को ओपीडी में ले जाता है। मतलब कि अगर छोटा मोटा है तो उसको ओपीडी से ही देख के बता दिया गया, नहीं तो फिर एडमिट किया जाता है। नैतिक उपचार, किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाला नैतिक सिद्धांत, नैतिक आचरण होगा। नैतिक आचार वही तो कह रहा है। जेनेरिक नाम, दवाइयों के रासायनिक नाम, वे दवाइयों में प्रयुक्त सामग्रियों की पहचान करने में मदद करते हैं। वे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। उदाहरण के लिए एसिटाइल साइलेसिलिक एसिड, एसिपिरिन का जेनरिक नाम है। मतलब ये सब क्या है, दवाई का जो कि क्या है, जेनरिक नाम है। आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आशा करते हैं कि आप इसको समझ गए होइएगा। नहीं समझे होइएगा तो एक बार फिर से वीडियो को देखिए, 1.5 गुना स्पीड में बढ़ाइए और एक बार देख लीजिए, पूरा माइंड में बैठ जाएगा। ठीक है। और आप हमको कमेंट करके बताइए कि इसमें और क्या चेंजेस ला सके, क्या हमसे छूट गया और क्या आपको और ज्यादा इसमें हम कंटेंट दे सकते हैं, कि हम आपके कमेंट को देखते हैं और हम आपके कमेंट से सीखते भी हैं। आइए आगे बढ़ते हैं इस सिलसिला में और इस क्रांति को हम लोग फैलाए और आगे बढ़ाए। और हम लोग देख रहे हैं कि 1.5 लाख 2 लाख जो टीचर ले रहा है उससे हम लोग अच्छा करें और इस क्या करें, क्रांति को आगे बढ़ाए और फ्री में आईएएस का तैयारी करें। इसी के साथ आज का वीडियो क्या हो जाता है, समाप्त होता है। आप लोग से एक ही क्या है, एक ही आप लोग से क्या है, उम्मीद है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास क्या कीजिए, पहुंचाइए। ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इसको बताइए, क्योंकि अच्छी चीजों को पहले आपको उसको क्या करना होगा, एडवर्टाइजमेंट करना होगा, प्रचार करना होगा, तभी जाके पता चलेगा। बहुत सारे लोग हैं जिसको यूट्यूब पे इस वीडियो को सर्च मारने पे तो ऊपर आता ही नहीं है, क्योंकि आता उसी का है जो कि क्या कर लिया, हाईलाइट करके प्रचार करवाया। इसलिए आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, इसको बहुत से ज्यादा शेयर कीजिए, बहुत ज्यादा सर्च मारिए, बहुत ज्यादा। आप लोग एक वीडियो देखते समय हमको वीडियो देखकर जो आप देखते रहते हैं उसका वीडियो भी बना के भेज सकते हैं इस नंबर पे 7644989345। इस नंबर व्हाट्सएप नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हैं और आप उस पढ़ रहे हैं उस वीडियो को, उसको हम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए होमवर्क को पूरा कीजिए, क्वेश्चन आंसर को बनाइए और एंजॉय कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे।